दूर हटो। ये परिवार, तुम लोग मत भूलना, तुम्हारा पूरा परिवार फूशू के नौकर। यह कहाँ है? मैं मंच पर इनाम नहीं ले रहा। क्या गिरते हुए झूमर से टकरा गए? मालकिन ने ये मिंग को पुस्तक सहायक बना दिया। जीवन हो या मृत्यु दोनों सहने होंगे तुम्हें। अगर और बकवास की, तुम्हारे पूरे परिवार को बेच दूंगा। क्या? मैं एक गौरवशाली राष्ट्रीय विद्या और रसायन दोहरे प्रोफेसर हूं। मैं अचानक शू मायनेसायोन के घर में पैदा हुआ नौकर बन गया। यह तो शू परिवार के बड़े बेटे का सहायक है। मारपीट का दोषी। तुम देखो, मैंने कहा था वह ढोंग कर रहा है। पूरा परिवार ही पिटाई का हकदार है। तूने तो मां को डरा दिया। यह है मूल मालिक की मां। सब खड़े क्या देख रहे हो? चलो हमला करो। उसे स्टडी रूम में ले जाओ। युवराज के साथ पढ़ाई करो। इस महीने 3 पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा बेकार में तुम्हारे हाथों पिसने के लिए। मां, क्या यह सिर्फ एक अध्ययन सहायक नहीं है? मैं जाता हूं। मैं एक दोहरे सम्मान वाला प्रोफेसर हूं। मेरे पास प्रथम स्थान का गुण है, परंतु दास को परीक्षा देने की अनुमति नहीं। यदि मैं आजाद होना चाहता हूं, तो अब केवल एक रास्ता है, छोटे मालिक को पढ़ाना, मालिक का विश्वास जीतना और अपनी दास्ता की प्रपत्र मुक्त कराना। यह तुमने कहा था। ले जाओ। मिंग भैया। अरे बाप रे, अब तो मरने का वक्त आ गया है। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। मालकिन का हुक्म है। अगर आज बड़े बेटे ने अपना पाठ पूरा नहीं किया, किताबों के सेवक को 50 कोड़े मारे गए। अच्छी तरह सह लो इसे। नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। ये कुत्ते की तरह गुलाम, मुझे पढ़ने के लिए मजबूर करने की हिम्मत। मेरी मां को बुलाकर तुम्हें मरवा दूंगा। सोचा था कोई महान व्यक्ति है, यह तो बस एक शरारती बच्चा निकला। देखो प्रोफेसर तुम्हें कैसे सबक सिखाता है। युवराज, मुझे पता है तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं। मैं भी नहीं चाहता। क्यों न तुम कुछ पासे ले आओ, हम दोनों खेल खेलें। पासे? क्या यह जुआ है? मैं तो बहुत खेलना चाहता हूं, लेकिन मेरे पिताजी मानते नहीं। पहले तुम जाओ और ढूंढो, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। सिस, ठीक है, तो तुम मेरा इंतजार करो। अगर मजा नहीं आया तो मार खाने के लिए तैयार रहना। श्रीमती जी, ये जिया परिवार का लड़का। युवराज शे ने जुआ खेला, 5 या 6 मैं जीत गया। बहुत अच्छा। यह नीच दास, तेरी जान मेरे हाथ में है। तू मेरे बेटे को बिगाड़ने की हिम्मत करता है। परिवार का नियम, परिवार का नियम लाओ, परिवार का नियम। मार डालो, कोई सवाल नहीं। परिवार का नियम। मार डालो, कोई सवाल नहीं। बड़े युवराज, बड़े युवराज, यह आखिरी चरण है। उल्टा। ओह मुझे पता है। एक बार में प्रसिद्धि, एक बार में प्रसिद्धि पाना। छोटे लोगों की बात नहीं सुनी जाती। आसानी से 1 से 3 सीखना। विनर। मां, तुम्हारी आंखों में धुंधलापन है क्या? तुम किताब याद कर रहे हो? मां, मैं जीत गया, मैं बड़ा जुआंगयुआन हूं। बड़ा जुआंगयुआन। मां, मिंग गेर ने कहा है। यह मिंग क्यों चीज है? पासा जहां गिरेगा, बोर्ड पर उसी के अनुसार सवाल का जवाब देना होगा। जिसके पास ज्यादा जमीन होगी, वही महाराजा बनेगा। यह मुहावरों को एक एक गेम लेवल बना देता है। एक ही खेल में आसानी से 218 मुहावरे सीख सकते हैं। मनोरंजन के साथ शिक्षा। यह तो शुरुआती बच्चों के लिए बना है, एक तरह से खास तोहफा है। क्या यह तुमने सोचा है
इस तरह की छोटी चीजें आजकल हर जगह मिलती हैं। बच्चों को लुभाने के लिए यह तो आसान काम है, पर मेरा गुलामी का करार तो शिव परिवार के पास है। अगर मैं बहुत ज्यादा मशहूर हो गया तो दुश्मन भी बढ़ जाएंगे। मैं इसे अपनी कामयाबी नहीं कह सकता। मेरा ज्ञान सीमित है। इस पेपर में बहुत से सवाल सिखाओ, इस पेपर में बहुत से सवाल। मेरे साथ किताबें पलटो। मैंने सोच निकाला, यह सब बड़े बेटे की कृपा है। बड़ा बेटा मैंने आज तक देखा है सबसे चतुर, सबसे शक्तिशाली, सबसे विद्वान व्यक्ति। बहुत अच्छे मेरे बेटे ने नाम कमाया। क्या मैं इतना शानदार हूं? बिल्कुल शानदार हो। तुम्हारी तारीफ में आसमान जमीन एक कर दूं। तुम्हें वापस पढ़ाई पर कैसे लगाऊं? छोटे साहब, तुम्हारी प्रतिभा तो प्रथम श्रेणी की है। आमतौर पर बस पढ़ाई में मन नहीं लगता। जरा सा मेहनत करो, कोई पीछे नहीं रह सकता। गला, बस दुर्भाग्य से मैं बहुत मूर्ख हूं। बड़े बाबू के साथ महान विद्वान खेलने में साथ नहीं दे सकता। दूसरे चरण का कन्फ्यूशियस वाक्यांश अध्याय। बड़े बाबू इतने चतुर हैं, जरूर मुझे सिखाएंगे ना? क्या दूसरा चरण भी है? लुंग कन्फ्यूशियस कहते हैं। क्या कहा था? क्या बड़े भैया मुझे सिखाना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। मिंग बेटा मेरा इतना सम्मान करता है, मैं उसे निराश नहीं कर सकता। एक बेटी, मैं हुईजू स्कूल पढ़ने जाऊंगी। क्या? वेनर, मां ने सही सुना ना? तुम कहां जा रही हो? मैं हुईजू स्कूल पढ़ने जाऊंगी। मिंग भाई मेरे साथ चलो। मिंग भाई समझता है कि मुझ में टॉपर बनने की प्रतिभा है। जब मैं खानदानी स्कूल से सीखकर उसे सिखाऊंगा तो वह मेरी और भी ज्यादा इज्जत करेगा। मैं तो बहुत चालाक हूं। हे भगवान, मेरा बेटा 5 साल की उम्र में पढ़ने लगा। पूरे 3 साल हो गए। रोज पढ़ाई से घृणा करता था, आज अंत समझदार हो गया है। फू, तुम एक अच्छे हो, एक महान विद्वान बनकर बस युवराज को सही राह दिखा सकते हो। आज से युवराज के साथ कुल विद्यालय पढ़ने जाने का काम, यह काम तुम्हें सौंपा गया है। महोदया, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए आपको बड़ा इनाम मिलेगा। महोदया, आपका बहुत धन्यवाद। हे, छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाने की पहली तरकीब, उसे अपना छोटा शिक्षक समझो, उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी जगाओ। छोटे, फंस गया न? छिछोरे, क्या इतरा रहा है? पैसे तो मिलेंगे पर जिंदा रह पाओगे क्या? बच्चों के पापा, इतनी रात हो गई, मिंग भाई अभी तक लौटे नहीं। नहीं होंगे? क्या सच में कुछ अनहोनी हो गई है? मां, मैं मालकिन से विनती करूंगा कि मिंग भाई को वापस बुला लें। मैं बड़ा भाई हूं, यदि कष्ट सहने हैं तो वह भी मैं सहूंगा। पिताजी, माताजी, बड़े भाई, मैं वापस आ गया हूं। बेचारा बच्चा, मां देखे, चोट तो नहीं लगी? पिताजी, मां, बड़े भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो, यह क्या है? यह चांदी, यह तो हमारे पूरे परिवार का साल भर का वेतन है। मिंग भैया, हालांकि हम दास हैं, लेकिन चरित्र नहीं खोना चाहिए। आह, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? यह मालकिन द्वारा दिया गया इनाम है। क्या इनाम? मालकिन ने इतना ज्यादा इनाम क्यों दिया? मालकिन ने कहा है, मैंने युवराज को पारिवारिक स्कूल में पढ़ने के लिए मनाने का काम किया है। अगर छोटे मालिक ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया तो इनाम भी मिलेगा। क्या तुम्हें बड़े मालिक के साथ रहना है और फिर से स्कूल में पढ़ना है? मेरे बेटे, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। बेटा, तुम बड़े बाबू हो, साल भर घर में रहते हो, मुर्गों कुत्तों के पीछे भागते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगाते। मालकिन के पास कोई चारा नहीं था, क्या उन्होंने उसे कबीले के स्कूल भेजने के लिए मजबूर किया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कबीले के स्कूल के शिक्षक वांग ने कहा था, अगर युवराज ने फिर स्कूल में उपद्रव करने की हिम्मत की तो उसका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। बिल्कुल सही। हमारे राज्य में बिना स्कूल रजिस्ट्रेशन के राज परीक्षा में बैठ नहीं सकते। वह मास्टर वांग एक बादशाही विद्वान थे। वे ताकतवरों से नहीं डरते, वे जो कहते हैं वही करते हैं। बड़े युवराज का यह व्यवहार अगर स्कूल में जारी रहा तो उनका नाम काटना तो तय है। शू परिवार मास्टर वांग पर दोष नहीं मढ़ सकता, वे सिर्फ तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे।
मिन भैया, यह इनाम नहीं है, यह जान की कीमत है। अरे बाप रे, माम बाप, आप मिन भैया को दोष मत दीजिए, वह जरूर जानते हैं। मैं दुकान पर नौकरी सीखने जा रहा हूं, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी तो यह जानलेवा काम मैंने लिया है। यह अप्रेंटिस, मैं मालकिन से विनती करता हूं, अपना आदेश वापस लें, जाने की इजाजत नहीं है। मैं पिता हूं, मैं मुख्य मालकिन को जवाब देता हूं। पिताजी, मारो या दंड दो, मैं स्वीकार करता हूं। मिन भैया, मैं जानता हूं, तुम्हें घर के पैसों से मोह है, पर तुम अभी छोटे हो। आह, यह तुम्हारी सोचने की बात नहीं है। जब मैं मालकिन से वापस आ जाऊंगी, थोड़े पैसे बचा लूंगी, तुम्हें और तुम्हारे भाई को भेज दूंगी कोई हुनर सीखने के लिए। बच्चों के पिता, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चलो चलते हैं। यह परिवार बहुत अच्छा है, मेरी सारी योजना सफल रही। पिताजी, माताजी, मैं पुस्तक सहायक बनूंगा, घर के पैसे बचाने की बात नहीं है, नहीं यह कोई आवेग में लिया गया फैसला है, बल्कि मैं मालिक की नजरों में अपनी काबिलियत साबित करना चाहता हूं, गुलामी से मुक्त होकर अच्छा जीवन जीना। तू क्या कह रहा है? हमारे ये परिवार के पूर्वज भी पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आई होती तो पूरा परिवार गुलाम बनकर नहीं रहता। पिताजी, फिर से ये परिवार का गौरव बढ़ाएंगे। मिन भैया, तुम्हारा ये क्या मतलब है? मैं पढ़ना सीखना चाहती हूं, 4 पुस्तकें और 5 शास्त्र सीखना चाहती हूं, 8 अंगों वाली निबंध रचना सीखना चाहती हूं, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करना चाहती हूं। मैं राज परीक्षा में बैठना चाहती हूं, लेकिन दास वर्ग के लोग परीक्षा नहीं दे सकते। बड़े बेटे ने पढ़ाई से मना कर दिया। यह श्रीजू के परिवार की एक बड़ी चिंता है, केवल उसे सही रास्ते पर लाकर ही मालिक की कृपा पाने का मौका मिलेगा और दासत्व प्रपत्र को छुड़ाया जा सकेगा। मिन भाई, स्कॉलर और ज्यूरेन उम्मीदवार, क्या वे जन्म से ही विशेष होते हैं? मैं ये मिंग शपथ लेता हूं, परीक्षा पास करके परिवार का नाम रोशन करूंगा और ये परिवार का वंशावली पुनर्जीवित करूंगा। अरे बाप रे, बहुत अच्छा, मेरे बेटे में बहुत जुनून है। बेटा, तुम्हारा पिता तुम्हारा साथ देता है, पर यह कहने में आसान है, भले ही मालिक हमें आजाद करने को राजी हो जाए, फिर भी हमें अपनी कीमत से 100 गुना रुपया देना होगा। हम इतना पैसा कहां से लाएंगे? यह आइडिया आया। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हारे पास क्या तरकीब हो सकती है? पिताजी के पास ताकत है। मैनेजर से ज्यादा काम देने को कहो, हमेशा बचत करने का रास्ता होता है, अपनी कीमत चुकाने का दिन आएगा। पिताजी, मैं किताबों की दुकान पर हूं, काम करके ज्यादा कमाओगे, मैं आपके साथ बचत करूंगा। ठीक है। मिन भैया, पैसे कमाने का काम मुझे और दुओ को सौंप दो, तुम बस अपने काम का ध्यान रखो। पिताजी, बड़े भैया, आप मुझ पर भरोसा करें। बड़े भैया, अब तुम शहर में पेंटिंग का काम शुरू करो, सबसे बेहतरीन चित्रकार को बुलाओ, मैं किताबों की दुकान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह अरे, आखिर कैसा जरूरी काम है, रात के अंधेरे में मुझे जबरदस्ती बुलवा लिया। महोदय, यह मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं चित्र बनाता हूं, लेकिन सस्ता नहीं है। महोदय, मैं चाहता हूं तुम देखो इस पुस्तक की सुंदरियों के चित्र, मेरे लिए कुछ अलग बनाओ। यह पुस्तक है राजधानी के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार गुकाईजी, उनकी कला मुझसे कहीं बेहतर है, शायद। चिंता न करें महोदय, मैं आपको सिखाऊंगा। तुम हाँ 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 हाँ। मैंने दशकों तक चित्रकारी की है, पूरे जिनान शहर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मुझसे बेहतर चित्रकार हो, और तुम एक नौसिखिया मुझे सिखाओगे? तुम्हारा मतलब है तुम गुकाईजी से भी बेहतर हो? गुकाईजी की चित्रकारी कला मेरी नजर में पुरानी हो चुकी है, और तो और आपकी चित्रकारी के बारे में तो पूछना भी व्यर्थ है। बिना सोचे समझे बकवास करना। रात काफी गहरा गई है, मैं अब आगे साथ नहीं दे सकता। क्या आप जानते हैं परिप्रेक्ष्य क्या होता है?
प्रकाशित भाग किसे कहते हैं? ग्रे सेक्शन क्या है? डार्क सेक्शन क्या है? यह लड़का जो बुदबुदा रहा है वह क्या चीज है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्यों ना हम एक दांव लगाएं, कैसा रहेगा? अगर महोदय मेरे तरीके से करें, बनाई गई सुंदरी की तस्वीर आपकी मूल पेंटिंग जैसी नहीं है, तो यह चांदी की डली आपकी होगी। शर्त मान ली। यहां थोड़ा सफेद रंग लगाओ, हाईलाइट डालो और हो गया। अरे, इतनी छोटी उम्र में तुम मुझे सिखा सकते हो इतनी सुंदर तस्वीर बनाना? तुम्हें ऐसी कितनी तस्वीरें चाहिए? मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। यह मेरी फीस है। हाँ, 12 तस्वीरें। अरे, इन अच्छा, तो ये फिंग। मैं सोच रही थी आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। असल में तुम लोग चुपके से किताबों की दुकान में घुस आए, प्रसिद्ध चित्रों की नकल करने। यह तो व्यावसायिक चोरी है। मैं अभी मालकिन को सूचना देने जाता हूं। उन्हें तुम लोगों को मार डालने दो। मालकिन, वह चित्रकार मैंने अधिकारियों को सौंप दिया है। फू, यह घर के नीच दास। आपको इन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। वह चित्र पुस्तक कितने की है? महारानी जी, वह 40 तोले चांदी की है। ये मिंग को बेच दो। शहर के उत्तर में लियू परिवार के यहां नौकर बनाकर 2 तोले चांदी वापस ले आओ। बाकी के 38 तोले ये परिवार में रहेंगे। हर महीने की तनख्वाह से काट लो। यह बुजुर्ग माताजी, यह सब मेरी अयोग्य संतान शिक्षा का परिणाम है। कृपया दया करें। मिंग को मत बेचो। हाँ, यह तो है। शहर के उत्तर का लियू परिवार, वह नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए कुख्यात है। मिंग भाई अभी छोटे हैं, 1 महीने के भीतर जरूर मर जाएगा। यह मिंग भाई का कसूर नहीं है। बुजुर्ग माताजी, वह चित्रकार मैंने ही बुलाया था। अगर बेचना ही है तो मुझे बेच दीजिए। मैं ताकतवर और स्वस्थ हूं, ज्यादा चांदी के लायक है। हाँ, तुम्हारा पूरा परिवार सब एक जैसे बुरे हो। अरे बाप रे, बुजुर्ग माताजी, आप बिल्कुल नरम मत पड़िए। यह लड़का इतना छोटा है, ऐसे चोरी छिपे काम करते हो, आगे चलकर बड़े बेटे को बिगाड़ दोगे। दादी, दादी, मैं आपसे विनती करता हूं, मिंग को मत बेचो। दादी, मैं गिड़गिड़ाता हूं। मेरे पोते, यह मामला तय हो गया है। कल सुबह उसके लिए एक नया पुस्तक सहायक ढूंढो। ठीक है। महोदया, कृपया रुकिए। महोदया, महोदया, इन दिनों मैंने एक चित्रकार बुलाया है। किताबों की दुकान में चित्र बना रहा हूं, किताबों की नकल करने के लिए नहीं, नया सामान बेचने के लिए। कृपया बुजुर्ग माताजी देखें। जरूरत नहीं है। अरे मिंग भैया, यह तुमने चित्रकार से बनवाया है। महोदया, इसे सुंदरी मासिक पत्र कहते हैं। माँ, माँ देखो, यह सुंदरी तो मानो चित्र से बाहर आ जाएगी। अरे बाप रे, मैं यह पेंटिंग देख रहा हूं, यह तो गोकाइजी की पेंटिंग से भी बेहतर लग रही है। यहां हर एक पन्ना 1 महीने को दिखाता है। देखो, यह तारीख और मौसम के चरण साफ साफ लिखे हैं। और इन चित्रों के साथ पहले कभी न देखी गई दरबारी महिला की तस्वीर। यह वाकई मन को सुकून देती है और सरल व समझने में आसान भी है। उस बोझिल और लंबे चौड़े सदियों पुराने कैलेंडर से कहीं ज्यादा अनोखी है। हाँ, बहुत अच्छी है। मैंने इतनी लंबी उम्र जी ली है, अभी तक नहीं देखा था इतना सजीव राजकुमारी का चित्र। माँ, साल का अंत आ रहा है, यह चीज बेहद लोकप्रिय होगी। और सुनो, यह सिर्फ मेरी शुजिया किताबों की दुकान में है, बिल्कुल अनोखी। ठीक है, तुम ही जे योग्य वाटेलते करा। अरे महाराणी, फक्त क्लेंडरच नाही, जर ही वस्तू प्रचलित झाली तर आपण क्लेंडर मधील देवीची निवड करू शकतो।
त्यानंतर चित्रात तिलाठेवू मौसमी सामान विक्रेताओं को शामिल करने से दोनों ही एक और बड़ी आमदनी होगी। अरे मीन भैया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चतुर हो। माताजी, आपकी प्रशंसा है। यह विचार मेरे बड़े भाई का है। हाँ हाँ हाँ, ये फेंक। बस इस चीज की बिक्री अच्छी रहे तो मैं तुम्हें दूसरा मैनेजर बना दूंगा। मालकिन, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। बड़े युवराज, मिन भाई जैसा चतुर सहायक मिला है, भविष्य में जरूर सफल होगा। तुम आगे चलकर बड़े युवराज का अच्छी तरह सहयोग करना है। हाँ? अच्छे दिन अभी शुरू ही हुए हैं। कुल विद्यालय, मैं आ गया। अब भी कक्षा छोड़ोगे? हाथ खोलो, खोलो। यह सारी गलती मेरी है। गलती मेरी है या तुम्हारी? क्या? मिन भैया, मेरा पेट दर्द कर रहा है। चलो वापस जाकर बड़ा ज्ञानी बनने का खेल खेलते हैं। यह लड़का बिल्कुल धैर्य नहीं रखता। उसे मेरी महान योजना बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। बड़े बाबू, आ गए हो तो एक सबक सीखो। नुकसान नहीं, धोखा नहीं। माड़ियाओ ताश, वांजी माड़ियाओ ताश। सामान पूरा है, लोग पूरे हैं। जल्दी देखो, पूरा ताश का सेट। क्या यह आधुनिक फ्लैश कार्ड नहीं है? चित्रकारी मोटी है, पात्र जड़ हैं। क्या सच में हर कोई इसे पसंद करता है? इस राजवंश में पहले से ही कहानी की किताबें हैं। अगर मैं नेजा के समुद्र उपद्रव जैसी कहानी लिख सकता, वैसी कहानी जिसे हर कोई गाए। फ्लैश कार्ड के सामान को फिर से विकसित करो। क्या यह महीने के कैलेंडर से कहीं ज्यादा कमाई नहीं होगी? बहुत ज्यादा। दुर्भाग्य है, दास होने के कारण किताबें नहीं लिख सकते। मुझे अभी और तरीके सोचने होंगे। ये सब मेरे लिए हैं। चलो मैं तुम्हें माजोंग खेलने ले चलता हूं। यह पढ़ाई से कहीं ज्यादा मजेदार है। अरे युवराज, युवराज, युवराज। ओह, क्या यह मूर्ख शिव नहीं है? तुम पारिवारिक विद्यालय के द्वार पर कैसे आ गए? अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही? यह आदमी कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवराज शू को गाली देने की? तुम उसे भी नहीं पहचानते। वह मंत्री शेन की पोती शेन मिंगकिंग है। वह कुख्यात उपद्रवी राक्षसी है। कितने ही लोगों को उसने गुरुओं और विद्वानों को नाराज कर भगाया है। मंत्री शेन के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे शू परिवार के स्कूल में भेज दिया। बेनतलब का जीवन जीना। श्री जू के पिता 5वें दर्जे के अधिकारी हैं। मंत्री शेन तो तीसरे दर्जे के हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे युवा मास्टर जू को महत्व नहीं देते। तुम झूठ बोल रहे हो। किसने कहा मैं अंदर जाने से डरता हूं? तो फिर अंदर जाओ ना। तुम निकम्मा आदमी तो निकम्मा ही होता है। अरे, यह पुस्तक वाहक, तुम्हारे होंठ लाल और दांत सफेद हैं। यह मेरी पसंद के अनुकूल है। अरे छोटे पुस्तक वाहक, इस निकम्मे के साथ रहने से कोई भविष्य नहीं है। क्या तुम मेरे साथ आओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंसान को छीनने की? मैं तुमसे जान लड़ा दूंगी। आ जाओ, मैं तुमसे डरती थोड़ी हूं। सचमुच एक छिपा हुआ ड्रैगन और एक फीनिक्स। शेन परिवार के पास अनेक चायघर और मदिरालय हैं। अगर उसे अपने वश में कर सकें। यह शाइनिंग कार्ड। लगता है मुझ प्रोफेसर पर बड़ी जिम्मेदारी है। छोटे मालिक, राजकुमार, उसकी चाल में मत आना। वह तुमसे जलती है। मुझसे जलती है। बिल्कुल सही। छोटे मालिक, तुम तो प्रथम आने वाले हो। वह डरती है कि तुम पारिवारिक विद्यालय में दाखिला लोगे। उससे बेहतर पढ़ता हूं। जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाया। स्कूल नहीं जाने दूंगा। शेन मिंगकिंग, तुम सचमुच नीच हो। यह युवराज तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा। यह युवराज पढ़ने जरूर जाएगा। यह युवराज तुमसे बेहतर है। मैं तुमसे बेहतर हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफों से ईर्ष्या करने वाली कहने की? तुम दोनों की खैरियत नहीं। हम आज की घटना मैंने सब सुन लिया है। अब से कोई भी हमारे कुल विद्यालय में उपद्रव करेगा तो मैं किसी की मोहताज नहीं रहूंगा। तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। शू बिंगवेन, तुमने सुना क्या? हाँ? शेन मिंगकिंग, मेरी बात
तुमने सुना क्या? सुनो। सुन लिया। बैठ जाओ। कक्षा शुरू। कन्फ्यूशियस कहते हैं, सीखो और अभ्यास करो। क्या यह आनंद नहीं है? दूर से मित्र आए। क्या यह आनंद की बात नहीं है? तू कहता है कि मैं तुझ जैसे मूर्ख से जलती हूं। इसकी वजह से मुझे गुरुजी से डांट पड़ी। आज मैं इस लड़की तुझे अवश्य घर से निकलवा कर रहूंगी। लोग ना जाने पर भी नाराज नहीं होता। क्या यह सज्जन नहीं है? मुझे किसने मारा? शो बिंगवेन। मेरी कक्षा में तुम्हारी नींद हराम है। मैं? नहीं। ठीक है। फिर तुम ही बताओ। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अगर जवाब नहीं दे सके तो बूढ़े को दोष मत दो। तुम्हें घर वापस भेज रहा हूं। मैं जानता हूं। यह मुहावरा है। विद्वान और ज्ञानी। तुम ही बताओ। अरे, बेकार लकड़ी को नहीं संवारा जा सकता। तो क्या चीज है? घर जा। मुझे याद आया। यह शब्द बो वेन क्यांग नहीं पढ़ा जाता, बल्कि बो वेन क्यांग जी पढ़ा जाता है। मूर्ख तो मूर्ख ही होता है। शब्द भी नहीं पहचानता, जल्दी उसे भगाओ। कहीं हमारी बदनामी न हो जाए। कोई विद्यालय की प्रतिष्ठा। हा 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 हा। उसने सही कहा। यह शब्द वास्तव में बोवेन क्यांगशी पढ़ा जाता है। यह शी एक प्राचीन समानार्थी शब्द है तोंगसी के लिए। लगता है घर में तुम्हारे दिन। मैंने हार नहीं मानी है। गलती को पहचान कर सुधार लेना, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। जो पढ़ाई छूट गई है, तुम कभी भी आकर पूछ सकते हो। गुरुजी ने मेरी तारीफ कर दी। धन्यवाद गुरुजी। बैठो। तू एक बेकार आदमी है। इतने शब्द कैसे जान सकता है? क्या तूने गुरुजी को रिश्वत दी है? जानबूझकर तेरी रक्षा कर रहे हैं। धृष्टता। यह शब्द लीजी से आया है। विद्वान और विनम्र बनो। अच्छे कर्म करते रहो और कभी आलसी मत बनो। तुम इतना आसान सवाल भी नहीं जानते, फिर भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हो। एक सज्जन दिन में 3 बार खुद पर विचार करता है। तुम पीछे जाकर खड़े हो जाओ और अच्छे से सोचो। पुराना दोहराओ तो नया जानो। मिन बेटा, तेरी वो टॉपर की उपाधि धन्यवाद। 3 सालों में गुरुजी ने पहली बार मेरी तारीफ की। बोले, वो बड़ा टॉपर आखिर है क्या चीज जिसने मूर्ख शिव को इतना काबिल बना दिया? नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगी। वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। यह मिन भैया का तोहफा है। सपने मत देखो। मुझे दो। मैं इन दोनों मूर्खों से तंग आ गया हूं। वो डोंगफिंग। अरे नहीं युवराज जू, कुमारी शेंग, तुम सब लड़ना बंद करो। गुरुजी, उन्होंने आपका घोड़ों वाला चित्र खराब कर दिया। अब क्या होगा? यह गुरुजी का सबसे प्रिय घोड़ों वाला चित्र है। दादाजी निश्चित ही मुझे मारेंगे। सब तुम्हारी गलती है। मुझे एक तरकीब सूझी है। युवराज मिस शेन, मेरे पास एक तरीका है। तुम लोग पहले जाओ। यह पेंटिंग तो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। तुम्हारे पास क्या तरीका हो सकता है? खैर तुम लोग पहले जाओ। गुरुजी को इसका पीछा न करने दें। लेकिन अब कोई और बात नहीं। जब गुरुजी आ जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। बस तुम मेरी मदद करो, मैं इस मुसीबत से बच जाऊं तो मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगी। धत्तेरे की।
तूने मेरी पेंटिंग बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। सब तुम्हारी गलती है। हम मालिक हैं। गुरुजी को पता चला तो बस पिटाई होगी। मिंग दास है। लोगों को पता चला कि चित्र उसने बर्बाद किया, उसे मार डाला जाएगा। समय तीर की तरह उड़ जाता है। एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। यह सब एक सपने जैसा है। मेरे बूढ़े घोड़े की पेंटिंग जीवित हो गई है। अच्छा, बहुत अच्छा। यह घूमता हुआ घोड़ों का लालटेन। इस बूढ़े आदमी ने एक बार राज दरबार के भोज में इसे देखा था। बस, तुमने यह छवि कैसे बनाई? इतनी सजीव और स्पष्ट, जैसे स्वर्ग में हो। प्रोफेसर गांव में पढ़ाते हैं, प्रोजेक्शन सामग्री बनाते हैं। यह तो आम बात है। लड़के ने भी गलती से किताब में पढ़ा था। ओह, तुमने काफी कुछ सीखा है। दुख की बात है, पर ये सब छोटी मोटी चालें हैं, सज्जनों के रास्ते नहीं। ये वाम श्रीमान बड़े विद्वान हैं। अगर मैं इस जीवन से मुक्त हो पाती, उनका सहारा मिल जाता, परीक्षा का रास्ता निश्चित ही आसान हो जाएगा। इस राजवंश में अभी तांग और सोंग कविता नहीं है। देखो, यह प्रोफेसर तुम्हें फिर से चकित कर देगा। अरे नहीं, यह नहीं हो सकता। इस प्रोफेसर की लिखावट पाठ्य पुस्तक जैसी उत्कृष्ट है। अगर किसी ने देख लिया कि एक लिपिक को इतना ज्ञान है, तो संदेह अवश्य पैदा होगा। गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करें। नौकर तो नौकर ही होता है। इस तरह की लिखावट दिखाने का साहस कैसे हुआ? रुको। बेतरतीब फूल नजरों को भ्रमित करने लगे हैं। छोटी घास ही घोड़े के खुरों को छुपा सकती है। यह मोक्ष शब्द बहुत अच्छा है। तुम्हारी लिखावट में कोई साहस नहीं है। तुम्हें कविता की इतनी गहरी समझ है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। गुरुजी, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। हाँ, बस दुख इस बात का है कि तुम दास हो। काश एक दिन तुम आजाद हो पाओ, मुझसे मिलने यहां आ सकते हो। हाँ, यह ऊपर है। क्या यह गुरु वांग का घोड़ा चित्र नहीं है? बस इससे उसे खुश कर दो। बिल्कुल सही। यह क्या चीज है? क्या यह महान विद्वान से भी बेहतर है? यह और भी अद्भुत है। यह घोड़ों का चित्र वांग फूजी के लिए तैयार किया गया है। अब आगे दोनों युवराजों के लिए है और युवती के लिए तैयार किया गया है। दोनों देखिए, नेजा समुद्र में उपद्रव। कहानी यह है कि मैडम ये 3 साल तक गर्भ में रहीं और जन्म दिया नेजा को। यह नेजा है। मेरी नीति मैं खुद लिखूंगा, भाग्य नहीं। बहुत अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? हाँ, सही है। आगे बताओ। दास वर्ग के लोग किताब नहीं लिख सकते। अब आगे। बेशक तुम दोनों पर वो लोंग और फेंग चू मेरी कमाई में मदद कर रहे हैं। यह कहानी मैंने केवल मोटा मार सोचा है। अब आगे दोनों राजकुमार और राजकुमारी से एक मदद मांगनी है। हाँ, बिल्कुल। पता नहीं दोनों राजकुमार और राजकुमारी इस कहानी को एक नाटक की पुस्तक बनाने के बारे में क्या सोचते हैं। यह मेरी सुनी हुई सबसे शानदार कहानी है। अगर यह किताब प्रकाशित हुई तो राजधानी तक जरूर बिकेगी। पूरे दायों में मशहूर। वो दोनों युवराज और युवरानी क्या मेरा सपना पूरा कर सकते हैं? मोजा यह किताब लिख सकते हैं। क्या क्या आप कह रहे हैं? यह अद्भुत कहानी हमें दे देंगे। इसे नाटक की पटकथा बना दो। इस किताब के लेखक बन जाओ। क्या तुम्हें पता है यह कितना मुनाफा ला सकता है? बिल्कुल सही। सिर्फ पैसा ही नहीं, प्रसिद्धि भी मिलेगी। मिंग भैया, क्या तुम सच में यह उन्नति का मौका हमें दे रहे हो? क्या आप दोनों जानते हैं, दास पुस्तक नहीं लिख सकते और मैं अयोग्य हूं।
कई शब्द नहीं लिख सकता, केवल दिव्य सहायता से। युवराज शू और मिस शेन, आपकी कलम से फूल खिल उठे, तभी यह किताब सफलतापूर्वक प्रकाशित हो सकती है। क्या आप लोग नहीं चाहते इस बच्चे का सपना पूरा करने में? बिल्कुल नहीं। आप इतना अच्छा मौका हमें दे रहे हैं, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस किताब से जो पैसा आएगा हम उसमें से एक पैसा भी नहीं लेंगे, सब तुम्हारा होगा। जैसा युवराज कहेंगे। ठीक है मिंग भाई, आज से बाद तुम सच में मेरे भाई हो। अरे बाप रे, मेरी बेटी खुद ही पढ़ने बैठ गई। लगता है यह सब उस शिव परिवार के लड़के की वजह से हुआ। इनाम दो, मैं खुद उसे भारी इनाम दूंगी। माँ, अगर इनाम देना ही है तो मिंग को दो, उसे सीधे हमारे घर ले आओ। उससे दास्ता का समझौता नहीं करने देना, बस उसे मेरा अध्ययन सहायक बना दो। अच्छा अच्छा अच्छा, बस तुम पढ़ाई करना चाहो। बेटा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं पीछे नहीं रह सकती। शेन, या तो उस लड़की से तो बिल्कुल नहीं। अरे भगवान करे मेरा बेटा आखिरकार कामयाब हो गया। मिंग भाई सच में अच्छा है। मेरा आदेश सब तक पहुंचाओ, ये परिवार को 3 साल का वेतन दो। तुम्हारी ये मामूली भेंट हमें नहीं चाहिए। माँ, इसका क्या मतलब है? एक अच्छा गृह शिक्षक सभी की चाहत होता है। शेन परिवार तुम्हारे पति के सीधे उच्चाधिकारी हैं। वही शू परिवार के पदोन्नति का फैसला करते हैं। वे लोग मांगने आए हैं, क्या तुम ना दे सकोगी? बस तुम देखती रहो, कल एक कठिन लड़ाई लड़नी है। मिंग रोजाना छोटे मालिक को पढ़ाता है, वापस आकर खुद मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज्यादा मांस खाकर ताकत बढ़ानी चाहिए। खाना खाने आ जाओ, खाना तैयार है। आओ आओ आओ, खाना खाओ। माँ, बड़े भैया, उधर देखो। अरे मिंग भैया, माम बाप, दादा, मांस हो तो सबको मिले। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उफ, हाँ 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 हाँ। शेन जियाली आया है। तुम मिंग बच्चे ही हो न, तस्वीर के बालक जैसे लगते हो, इसलिए मेरी बेटी को इतना पसंद है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। श्रीमती शेन, मेरी वो बेटी आमतौर पर बहुत शरारती रहती है, लेकिन हाल में पढ़ाई में मन लगा रही है। मैंने सुना यह आपकी ही देन है। ये सब आपके लिए धन्यवाद का तोहफा है। देखो पसंद है या नहीं। यह हमारी पूरी जिंदगी में कभी न देखी चीज है। हाँ हाँ, मेरा बेटा कामयाब हो गया। तुम क्या समझोगे? सबसे मजबूत लाइब्रेरियन, यह तो सम्मान की बात है। श्रीमती शेन बिना योग्यता पुरस्कार स्वीकार नहीं करता। कुमारी शेन पढ़ाई में तेज और महत्वाकांक्षी हैं। यह सब उनकी अपनी मेहनत का फल है। मुझे नहीं पता था कि श्रीमती शेन आज आएंगी। वास्तव में किस मामले के लिए? चूंकि आप आ ही गए हैं, तो मैं सीधी बात करती हूं। मिंगकिन चाहती हैं कि मिंग भाई उनके साहित्यिक सहायक बने। मैं आज यहां नौकर खरीदने आया हूं, लेकिन तुम लोग निश्चिंत रहो, शेन परिवार तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। कुलपति शू 5वें दर्जे के पद पर इतने सालों से हैं। अब ऊपर बढ़ने का समय आ गया है। तुम लोग क्या कहते हो? बेटी, तुमने सही कहा था। अपने हैसियत के दम पर लोग छीनने आए हैं। चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। श्रीमती शेन सही कहती हैं। बस मिंग भाई,
खुद तुम्हारे साथ जाना चाहे, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हम उन्हें सम्मानित अतिथि मानते हैं। वह क्यों नहीं चाहेगा? मिंग बेटा, बस तुम मेरे साथ शेन परिवार में लौटना चाहो, मैं तुरंत तुम्हारी दास्ता की प्रतिज्ञा पत्र वापस कर दूंगा। आज से तुम एक स्वतंत्र नागरिक हो, मिंग किंग के साथ रह सकते हो, पढ़ाई करके परीक्षा दो। बच्चों के पिता, क्या तुमने सुना? मिंग भाई की गुलामी की पाबंदी हट सकती है। मिंग भाई, तुम जल्दी करो, जल्दी हाँ कहो। अरे भाई, तुम जल्दी बोलो। श्रीमती शेन के साथ जाने को तैयार हूं मैं। जल्दी बताओ। मैं मैं मिंग भाई का भविष्य उज्जवल है, सब खुश हैं, पर मेरी राय में फिर भी हम एक परिवार हैं, सब एक साथ और व्यवस्थित रहें तो अच्छा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, पिताजी, बड़े भैया, बुजुर्ग श्रीमती जू, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरा क्या मतलब हो सकता है? यह सोने चांदी का घर अपने घर के कुत्ते के बिस्तर जैसा अच्छा नहीं है। उनका पूरा परिवार हमारे यहाँ काम करता है। मुझे डर है मिंग भाई घर की याद में चले जाएंगे। तुम, मालकिन, जल्दबाजी मत करो। यह बूढ़ी औरत साफ तौर पर मिंग भैया के परिवार को ब्लैकमेल कर रही है। महोदया, आप जबरदस्ती मिंग भैया की गुलामी की कागजात खरीद सकती हैं, लेकिन आप उसके पूरे परिवार को जबरदस्ती नहीं ले सकती। इससे मालिक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। मिंग भैया, तुम चिंता मत करो, जब तक हमारा शेन परिवार है, तुम कहीं भी जाओ, कोई भी तुम्हारे परिवार को हाथ नहीं लगा सकता। मिंग भैया, यह मौका तुमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, तू जा, हमारी चिंता मत करो। मिंग भैया, तू निकल जा, तू चिंता मत कर, मैं मां बाप का ख्याल रखूंगा। आह, मारो उसे। बेअदब चीज, पैदा हुआ तो नौकर, जीवन भर रहेगा नौकर, मालिक के सामने उछलना चाहता है, देखता भी नहीं अपनी औकात। मिंग भैया, तुम जल्दी भाग जाओ, नहीं गए तो मुझे तू जैसा बेटा नहीं चाहिए। मां जीवित है, माता पिता जीवित हैं, दूर नहीं जाना चाहिए। श्रीमती शेन की दयालुता, यह लड़का दिल से स्वीकार करता है। मैं नहीं चाहता गुलामी से मुक्त होकर घर छोड़ दूं। नहीं छोकरे, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। पूरे दायोंग साम्राज्य में देखो, गुलामी से मुक्त होने के मौके गिने चुने हैं। यह मौका हाथ से निकला तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। श्रीमती शेन की कृपा के लिए धन्यवाद। मैं बचपन से ही मैं सिर्फ शू परिवार का नौकर हूं। मैं कृतज्ञ हूं, शू परिवार की बुजुर्ग माताजी ने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे छोटे मालिक का सहपाठी बना दिया, इसलिए मुझे छोटे मालिक की मदद करनी ही चाहिए। पढ़ाई और राज परीक्षा में मैं परिवार के लिए पूरी तन्मयता से काम करूंगा। तुम सच में सोच समझकर कह रही हो? क्यों परिवार में तुम हमेशा एक नौकर रहोगी? हमारे शेन परिवार में आ जाओ, तुम पूरी तरह से नया जीवन पा सकती हो, एक छलांग में सफलता पा सकती हो, एक कदम में ऊंचाइयां छू सकती हो। क्योंकि मिंग भाई ने फैसला कर लिया है। कृपया शेन माताजी अपना सम्मान बनाए रखें, किसी पर जबरदस्ती न करो। श्रीमती जू, आपके नियम कितने सख्त हैं। बड़े अफसोस की बात है, मिंग भाई साधारण व्यक्ति नहीं है। आगे चलकर सावधान रहना, काबू न पा सके बल्कि दुश्मन बन जाए। मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूं, क्योंकि तुम्हारा अपना विचार है, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। लेकिन तुम याद रखना, जब भी तुम चाहो, मेरा शेन परिवार तुम्हारा स्वागत करेगा। श्रीमती शेन, आपका बहुत धन्यवाद। इस बूढ़ी आंखों ने गलती नहीं की। हुआन, तुम सच में हो समय को पहचानने वाला अच्छा बच्चा। वेन गोयर के पास तुम हो उसका सहायक बनकर, तो मुझे चिंता नहीं है। बुजुर्ग श्रीमती जू दिखने में दयालु पर दिल से जहरीली हैं, क्योंकि अभी छुटकारा पाना मुश्किल है, फिर भी रिश्ते बिगाड़ना ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद माताजी, आपकी प्रशंसा के लिए। यह मेरा सौभाग्य है। माताजी शू, आपकी कृपा दृष्टि। मैं निश्चित रूप से बड़े युवराज की अच्छे से सहायता करूंगा, ताकि वे पढ़ लिखकर योग्य बने। अच्छा, बस यही है असली शू परिवार का पुस्तक सहायक, वैसा ही रूप होना चाहिए, अगर ऐसा है तो, ताकि बाहर वाले यह न कहें कि मेरा शू परिवार
रिश्तों का लिहाज नहीं करता। सितारे हैं। तुम्हें भी एक बड़ा तोहफा देता हूं। यह शू परिवार के स्कूल का ऑडिट पास है। आज से आगे तुम शू परिवार के स्कूल में बैठकर पढ़ सकती हो। बूढ़ी माताजी की कृपा के लिए धन्यवाद। बस तुम्हें युवराज की पढ़ाई में मन लगाकर सहायता करनी है। मेरा शू परिवार तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा और न ही तुम्हारे परिवार के साथ। लेकिन अगर तुम्हारे मन में आए कोई अनुचित विचार तो शू परिवार को दोष मत देना। घर का नियम कठोर है। बुजुर्ग महिला की शिक्षा का पालन करूंगा। मां, तुम्हें क्या हुआ? मां, मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है। मिन भाई को मुक्ति मिलने का मौका खो गया। मां, पिताजी आप चिंता न करें। मैं शू परिवार में 1 महीना भी नहीं हुआ हूं और ही छुटकारे का मौका मिल गया है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं पूरे परिवार को जरूर छुड़ा लूंगा। बेवकूफ बच्चे, पिता जानता है तुम में काबिलियत है, लेकिन ऐसे मौके भाग्य से ही मिलते हैं। और फिर बाल परीक्षा की तारीख सिर्फ 3 महीने दूर है। यह देरी फिर 3 साल ले आएगी। मां, पिताजी, बड़े भैया, मेरी सबसे बड़ी खुशी यह है कि हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहे। अगर मैंने पद और प्रतिष्ठा के लिए अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, भले ही मेरी क्षमता असीमित हो, लोग मेरी पीठ पीछे बातें करेंगे, कहेंगे कि मैं ना वफादार हूं ना कर्तव्यनिष्ठ। हाँ, मेरे हाल। हम तो बस यही सोचते थे कि मिन भाई एक अच्छा भविष्य बनाएंगे। कौन कहने की हिम्मत करता है? मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगा। बड़े भाई, तुमने बात को बहुत सरल समझ लिया है। इस बार शेन परिवार ने हस्तक्षेप किया है, जिससे शू परिवार ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन आखिरकार मैं अभी भी बच नहीं सकता शू परिवार के नियंत्रण से। हालांकि शेन परिवार ने मुझ में कुछ संभावनाएं देखी हैं, पर यह पर्याप्त नहीं है कि वे शू परिवार से रिश्ते तोड़े। इसलिए मुझे एक मौके का इंतजार है, एक ऐसे मौके का जो मेरी पहचान बनाए। उस समय न तो शू परिवार और न ही शेन परिवार मुझे नियंत्रित कर सकेंगे। लेकिन तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए, यह इतना आसान नहीं है। नेजा के अवतार की कहानी पहला खंड पूरा हो गया है। यही मेरी प्रसिद्धि का अवसर है। मैंने पहले ही वांग फूजी के सामने अपनी प्रतिभा दिखा दी है। बस मुझे प्राप्त करना है वांग फूजी से इस कहानी के लिए एक प्रस्तावना और सिफारिश। वांग फूजी की प्रतिष्ठा के सहारे यह कहानी बाजार तुरंत जीत लेंगे, यहां तक कि अमीरों और नामी लोगों में मशहूर हो जाएगा। हालांकि पर एक दास किताब कैसे लिख सकता है? हर महीने बस थोड़ा ब्याज मिलता है, तो नाम कैसे होगा? पिताजी चिंता न करें, बेटा मिल गया है। नियमों की खामी। हालांकि मैं लेखक के रूप में नाम नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज है जिसे साहित्यिक प्रमुख योजनाकार कहते हैं। साहित्यिक प्रमुख योजनाकार। मिन भैया, यह मेरी मां के हाथों बनी केवड़ा मिठाई है, जल्दी चखो। धन्यवाद श्रीमती शेन। हाँ, सब दादी की गलती है। मिन भाई को दासत्व से मुक्त होने का मौका खोना पड़ा। मिन भाई मुझसे जीवन भर नफरत करेगा। लो, तुम भी चखो। तुम लोग अब भी मेरे साथ खेलना चाहते हो? क्यों नहीं चाहते? मैं तो तुम्हारे शिव युवराज का सेवक हूं। लेकिन वे सब बड़ों के बीच की बातें हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। यह बात मैं भी जिम्मेदार हूं। बस यही सोचा कि मिन भाई मेरा सहायक बन जाए। यह नहीं सोचा था कि मिन भाई मुश्किल में पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपने आप को दोष मत दो। बीती बातों को भूल जाओ। क्या हम साथ मिलकर किताब नहीं लिखेंगे और साथ पढ़ाई नहीं करेंगे? ठीक है, अब से तुम मेरे सहायक नहीं हो, बल्कि मेरे पढ़ाई के साथी और अच्छे भाई हो। बिल्कुल सही। बस हम तीनों मिलकर एकजुट हो जाएं, तो जरूर कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। शोहरत कमाओ। हाँ, सही है। पांडुलिपि निकालो, मिन भाई को दिखाओ। अगर कोई दिक्कत नहीं है
तो छाप कर बेच सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब बस वांग गुरुजी को बुलाना है। हमारी कहानी की पुस्तक के लिए प्रस्तावना लिखने का अनुरोध करें। फिर एक साथ छपाई और प्रकाशन करेंगे। निश्चित रूप से बहुत बिकेगी। तुम सच में प्रतिभाशाली हो। मैं यह कैसे नहीं सोच सका। तो चलो अब ढूंढने चलते हैं मास्टर वांग के पास। मास्टर वांग अभी तक क्यों नहीं आए? नहीं नहीं नहीं, बुरा है। राजा झाओ आ गया है। रुको। छोटे मालिक, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अरे रुको, तुम किस घर के छोटे मालिक हो? क्यों तुम्हारा चेहरा अजनबी सा लगता है? वह किसी भी घर का छोटा मालिक नहीं है। वह शिव बिंगवेन के घर का पुस्तक सहायक है। पुस्तक सहायक? तो फटाफट बाहर निकल जाओ। अपनी औकात भी नहीं देखते। ज्ञान ऐसे नौकर को सीखने का अधिकार है। छे, इसीलिए तो इसे राजा झाओ कहते हैं। लगता है यह भी कमजोर को दबाता है और ताकतवर की चापलूसी करता है। महोदय झाओ को प्रणाम। मैं युवराज शू का सेवक हूं। महोदय ने मुझे जाने को कहा। मैं नहीं जा सकता। कृपया मुझे क्षमा करें। एक बार दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने के लिए कहने की? तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों की मैं पिटाई करूंगा। रुको जरा। ये बुजुर्ग श्रीमती जू हैं। इस नौजवान को अतिथि पास दिया गया है। कृपया गुरुजी इसे देखें। यह दास, तुमने न केवल गुरुकुल के नियमों का खुला उल्लंघन किया, बल्कि नकली दस्तावेज भी बनाए। अभी रक्षकों को बुलाओ। जी, इस चोर को अदालत में सजा दिलवाने के लिए ले जाओ। रुको, सभी कृपया देखें। इस पर शिव परिवार की मुहर है और शिव परिवार की माताजी के हस्ताक्षर हैं। लेकिन मास्टर झाओ जोर देकर कहते हैं कि मैंने इसे नकली बनाया है। इस बात को छोड़ भी दें कि मेरे पास ऐसी क्षमता या हिम्मत है भी या नहीं। यहां तक कि शिव परिवार का छोटा बेटा भी यहीं मौजूद है। मैंने यह दस्तावेज गढ़ा है। क्या यह काम आएगा? यह मिंग भैया ने ठीक कहा। मैं गवाही देता हूं कि यह मेरी दादी ने उन्हें दिया था। बिल्कुल सही। मैं भी गवाही दे सकता हूं। तुम लोग बगावत कर रहे हो। मैं बस यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने एक नेक इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया। एक शिक्षक होने के नाते तुमने खुलेआम छात्रों का अपमान किया। तुम साफ तौर पर मेरी दादी को कुछ नहीं समझते। अरे नहीं, क्या तुम हमारे क्षु परिवार को तुच्छ समझते हो? चलो मेरी दादी से मिलते हैं। मेरा क्षु परिवार का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। यह वही है। यह चीज उसके पास है। इसे पहले क्यों नहीं दिखाया? सबका कीमती समय बर्बाद कर दिया। मैं तो बस सतर्क था। कुछ अज्ञात पृष्ठभूमि वाले लोग हैं। क्या यह हमारे क्षु परिवार की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं करता? बकवास बंद करो। मेरी दादी से न मिलना भी ठीक है। मिंग से माफी मांगो। क्या? मैं जाओ एक विद्वान सज्जन हूं। तुम्हारी पदवी और प्रतिष्ठा भी है। तुम चाहते हो कि मैं एक नौकर से माफी मांगू? बिल्कुल नहीं। यह जाओ यमराज बहुत संकीर्ण सोच वाला है। वह छोटी सी बात का बदला लेता है। अगर हमने सच में उसे नाराज कर दिया तो शायद आगे चलकर वह मेरे रास्ते में रोड़े अटकाएगा। बस अब संतोष कर लो। बड़े युवराज, छोड़ो भी। अरे, मैं एक सम्मानित शिक्षक हूं। क्या मुझे एक दास से सिफारिश की जरूरत है? मालिक को भड़काना स्कूल का माहौल बिगाड़ दिया। यह क्या चीज है? इसे यहां लाओ। यह हम सब ने मिलकर लिखी हुई कहानी है। हमें वापस कर दो। बिल्कुल सही। अगर तुम खुद पढ़ना चाहते हो, जब तक हम वांग फूजी को ढूंढ लें, प्रस्तावना लिखवाकर प्रकाशित करा लें, तुम खुद किताबों की दुकान पर जाकर खरीद लो। क्या? क्या मैंने सही सुना? सिर्फ तुम दोनों के बल पर पढ़ाई में बिल्कुल नाकाबिल और इस किताबी कीड़े को मिलाकर किताब लिखने की सोच रहे हो। पढ़ना तो शायद ठीक से आता भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से यह मामला बस वो मूर्ख पुस्तक वाहक ही मानता है कि जो बिंगवेन और शेन मिंगकिन कोई महान रणनीतिकार हैं, साक्षात विद्या के देवता हैं। बस हो गया। अब मैं और मिंगकिन
मिन भैया की नजरों में छवि पूरी तरह बर्बाद हो गई। तुम चुप रहो मिन भैया, उनकी बकवास मत सुनो। बकवास? दूसरे नहीं जानते, मैं कैसे नहीं जान सकता? बचपन से ही दोनों बेवकूफ हैं। एक टोकरी भर अक्षर भी नहीं पहचानता, जब बोझा गिर जाता है तो भी एक नहीं समझ पाता। अभी किताब लिखने का सपना देख रहा है, अपने ख्वाबों में जी रहा है। हाँ, मेरी सलाह है तुम्हें कि अभी संभल जाओ। बचाव के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना। छोटे होकर सम्मान न करना, बड़े होकर गरिमा न रखना, यह कैसा व्यवहार है? मास्टर झाओ, क्या तुमने अब भी एक शिक्षक जैसा आचरण है? मास्टर वांग, राजकुमार वांग, यह उन्होंने पहले विद्यालय के नियम तोड़े और मारपीट भी की। कृपया न्याय करें। तुम झूठ बोल रहे हो, चुप रहो। हालांकि ये दोनों कुछ शरारती हैं, लेकिन दिल बुरा नहीं है, उन्हें मजबूर कर सकते हैं। जाओ फूजी से भिड़ गए। शायद जाओ फूजी की भी कुछ जिम्मेदारी है। पता नहीं इन लोगों ने क्या गलती की है, जाओ फूजी को इस हद तक इस तरह बेकाबू कर दिया। वांग फूजी के मुकाबले यह झाओ यमराज साफ दिख रहा है। मैं एक सम्मानित शिक्षक हूं, क्या मैं उन पर झूठा आरोप लगा सकता हूं? देखो, वे तीनों हैं। किताब लिखने की बात करते थे, पर लिखते थे सिर्फ देवताओं और राक्षसों के बारे में, ये सब छुपाने वाली बातें। तो क्या यह स्कूल का माहौल खराब कर देगा? क्या तुम किताब लिखना चाहते हो? बिल्कुल सही, यह हम सबने मिलकर लिखा है। इसका नाम है मोझा अवतार। कहानी मिन भाई के लिए है, मैं और मिन किंग ने लिखी। हम चाहते हैं कि गुरुजी इसकी प्रस्तावना लिखें। बस सिर्फ तुम दो। गुरु वांग से प्रस्तावना चाहिए। तुम लोग इस लायक भी हो। तुम गुरुजी के नाम को बदनाम कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है? वह है, उस समय उसके एक वाक्य ने छोटी घास ही घोड़े के खुर को छिपा सकती है। सचमुच देवता जैसा प्रतिभाशाली। क्या सच में वह प्रतिभाशाली बालक है? वह अद्भुत चित्रकथाएं लिख सकता है। नहीं, यह तर्कसंगत नहीं है। आखिरकार वह तो बस एक पुस्तक वाहक है, उसने किताबें भी बहुत कम पढ़ी हैं। यह महज एक संयोग है। जो भी हो, तुम दोनों, यह मेरा शिष्य वांग है। मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं करता कि कुछ महीनों में तुम परीक्षा पास कर लोगे। बस इतना चाहता हूं कि तुम सभी अक्षर पहचान लो, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन गुरुजी, बस अब और मत कहो, तुम्हारे बस नंबर ही कम हैं। यह बात नहीं है कि मैं इंसानों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। आज की यह बात यही समाप्त होती है। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। इन दिनों में जाओ गुरुजी पढ़ाएंगे। जाओ गुरुजी, जब मैं नहीं रहूंगा तुम उन्हें कठिनाई में मत डालना। ये कुछ बच्चे, ये हैं। मूर्ख, नाकारा तो नाकारा ही होता है। यह मत सोचो कि गुरु जेर का सहारा है तो यह मामला खत्म हो गया। देख लेंगे हम। मेरे पिता कहा करते थे, झूठ कभी सच नहीं बन सकता। हम तो पहले से ही नाकारा हैं, बस मिन भैया के सामने अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। सही कहा, मिन भैया इतने समझदार हैं, यह कैसे नहीं देख सकते हम दोनों का क्या चल रहा है। मैं बस दुखी हूं। आगे से मिन शायद हमारे साथ खेलेगा ही नहीं। अच्छा है, मैं घर जाकर दादी से विनती करूंगा मिन की दास्तां मुक्त करवाने के लिए। आगे चलकर हम दोनों का बोझ नहीं रहेगा, उनकी प्रतिभा भी बर्बाद नहीं होगी। हाय, ये दोनों इतने भले दिल के हैं। अगर इस बात से वाकई उनका दिल टूट गया तो शायद पूरी जिंदगी वे संभल नहीं पाएंगे। माफ करना मिन भैया, हमने तुम्हें धोखा दिया। हम कोई प्रतिभाशाली बच्चे नहीं हैं। हम तो बिल्कुल नाकारा हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते, बस तुम्हारी प्रगति में बाधा बनेंगे। किसने कहा? मुझे दूसरों की बातों से कोई मतलब नहीं। नाकारा और बेकार, मैं केवल इतना जानती हूं, यह युवराज ने ही मुझे शिक्षा दी और स्कूल जाने का मौका दिया। मेरे दिल में युवराज और मिस शेन दोनों नीजा की तरह हैं। हर किसी की अपनी एक विशेषता होती है। क्या आपको नीजा याद है?
क्या वह बात कही थी? मेरी जिंदगी मेरे हाथ, भाग्य के नहीं। दूसरों के कहने पर ध्यान मत दो। मूर्ख या प्रतिभाशाली, यह तो हम तय करेंगे। हाँ, मेरी जिंदगी मेरे हाथ, भाग्य के नहीं। लेकिन मास्टर वांग, अब वह भी हम पर भरोसा नहीं करते। और साथ ही जाओ फूजी ने पांडुलिपि भी नष्ट कर दी। चिंता मत करो, मनुष्य के प्रयास से सब कुछ संभव है। बस तुम मुझ पर विश्वास करो, तो अभी भी सब कुछ संभव है। हाँ, हम तुम पर विश्वास करते हैं। हम तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। अब तो यही हाल है। उन्हें थोड़ी सी छोटी सी झटका देनी चाहिए। गुरुजी, 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 तुम तीनों पढ़ाई नहीं करते, मुझे क्यों बुलाया? राजकुमार वांग को नमस्कार। हम अभी भी पुस्तक लिखने के मामले के लिए हैं। छात्र जानता है, आप हमेशा सभी को शिक्षा देने में विश्वास रखते हैं। फिर भी आशा है गुरुजी, कृपया मुझे एक अवसर दें पुस्तक की सामग्री आपको सुनाने का। ठीक है। इतने सालों में मैंने पहली बार उन दोनों को देखा है, किसी एक चीज के प्रति इतने आसक्त। तुम कहो। उन दिनों को याद करो, चैंटांगगढ़ के सेनापति ली जिंग की पत्नी यिंगशी ने 3 साल तक गर्भ धारण किया, एक राक्षस गेंद को जन्म दिया। क्षण भर में, पल भर में वह वान लोंग कवच आकाशीय बिजली से चूर चूर हो गया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ, जल्दी बताओ। दूसरा खंड अभी सोचा भी नहीं गया है। अरे बाप रे, मियाओ मियाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम तीनों इतनी भव्य कहानी सोच सकते हो और इतनी बारीकी से उसे किताब में लिख सकते हो। यह पहले से ही बहुत शानदार है। इसे कह सकते हो कि तुमने अपने पिता की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं किया। गुरु वांग, यह आप हैं। यह पहली बार है जब आपने मेरी तारीफ की। हाँ, कागज और कलम ले आओ, मैं तुरंत तुम्हारी किताब की प्रस्तावना लिखता हूं। जाओ और अपनी कहानी को तुरंत पूरा करो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी यह किताब पूरे शहर में मशहूर होगी। मारो शिंजी का दिल दुखता है, आत्मा शिकायत करती है और स्वर्ग सावधानी से सुनता है। दासों को किताबें लिखने की अनुमति नहीं है, लेकिन तुमने जो सोचा है, साहित्यिक मुख्य योजनाकार की उपाधि वास्तव में शानदार है। इस बार मैं राजधानी में कुछ समय के लिए रहूंगा। जब कहानी की पुस्तक बाजार में आएगी तो मुझे जरूर भेजना। मैं राजधानी में अपने साथी अधिकारियों के बीच आपकी पूरी सिफारिश करूंगा। गुरुजी, आपका आभार है। बड़े भाई मिंग, आज पुस्तक की दुकान पर आने का समय कैसे मिला? बड़े भाई, यह मेरी सहपाठी सुश्री शेन हैं। यह मेरे बड़े भाई हैं, श्रीमती शेन। भैया, ये मिंग भैया, देखो हमारे कैलेंडर की बिक्री धमाल मचा रही है। अभी मैं अब दुकान का दूसरा मैनेजर बन गया हूं, तो बधाई हो भैया। यह तो, क्या यह मिंगर के आशीर्वाद से हुआ है? आओ मिंगर, जो किताब चाहो बस कहो। बड़े भाई, मैं आज किताबें खरीदने नहीं आया हूं, मैं किताबें बेचने आया हूं। नेजा का अवतरण लिखकर तैयार है। श्रीमान शू और सुश्री शेन का बहुत धन्यवाद। वाह, क्या बात है। यह मैंने अब तक जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं, उनमें सबसे रोमांचक कहानी वाली और सबसे सुंदर चित्रों वाली पुस्तक है। अगर इसे छापकर बाजार में लाया जाए तो निश्चित रूप से जबरदस्त बिकेगी। आप इसे कितने में बेचने की योजना बना रहे हैं? अरे, हमें भी नहीं पता कि कितना बिकेगा। भैया, आपकी राय में कितना सही रहेगा? मेरे हिसाब से इतनी बढ़िया पांडुलिपि 100 तोला भी कम है। पर मैं तो सिर्फ सहायक प्रबंधक हूं। मेरी सीमा सिर्फ तुम्हें 80 तोला दिए जाते हैं। 80 तोला भी कम नहीं होते। अगर 10% मुनाफा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो।
रुको रुको रुको। अरे, ये फ्रेम, क्या तुमने गलत दवा खा ली है? बस कुछ नादान बच्चे हैं। जो कुछ लिखा है सब तुमने रख लिया। क्या तुम समझते हो यह किताबों की दुकान तुम्हारे पिता की है? मैं मैनेजर नहीं हूं। यह किताब वाकई शानदार है। तुम यह मत सोचो कि तुम उस फटे कैलेंडर की बदौलत सहायक मैनेजर बन गए हो। गुलामी तो गुलामी ही होती है। तू इस जंग में तो तू कभी उबर नहीं पाएगा। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जा। मेरे धंधे में रुकावट मत डाल। चल चल चल। रुको। झांसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे दोस्त को भी परेशान करने की हिम्मत करते हो। छोटे साहब, आप यहां कैसे आ गए? आप कहिए। ये आपके दोस्त हैं। क्या तुम मेरी बात पर भी विश्वास नहीं करते? अरे बाप रे। अरे छोटे साहब, आप तो निश्चित ही उनके धोखे में आ गए हैं। वे दोनों तो शिव परिवार के नौकर हैं। और यह छोटी लड़की भी मिलकर हमारी किताबों की दुकान को ठगना चाहते हैं। युवराज, अभी सबसे जरूरी, जल्दी से नौकरों को बुलाओ। इन दोनों गुलामों को पकड़ो। उन्हें अदालत में सजा दिलवाओ। अरे नादान, यही है तुम्हारी मेरे मैनेजर के पद की लालसा का अंजाम। झांसी, तुम बहुत दुस्साहसी हो। मेरी बात पर भी तुम्हें विश्वास नहीं। मैंने कहा, ये हैं ये मिंग। वह मेरी घनिष्ठ सहपाठिन है। यह श्रीमती शेन मिंगकिंग है। वह शेन परिवार की बेटी हैं। तुम बार बार कहते हो कि वे ठग हैं। सबूत कहाँ है? यह सच है। बिल्कुल सही। यह किताब भी मैंने लिखी है और उन लोगों के साथ मिलकर लिखी है। मेरी राय में कम से कम 200 तैलिंग में बिकनी चाहिए। मैनेजर झाओ, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 200 तैलिंग अतिरिक्त लाभ का 10% हिस्सा कैसा रहेगा? युवराज, तुम समझदार हो, पैसे लो। ठीक है। युवराज, संभाल कर रखना। ये दादा, कहानी की किताब छपकर बाजार में आ गई है। यह काम अब तुम्हें सौंपा जाता है। काम पूरा करोगे तो भारी इनाम मिलेगा। काम पूरा करने की गारंटी देता हूं। छोटे साहब बेचते हैं। छोटे साहब चालाक हैं। छोटे साहब, आप धीरे धीरे जाइए। बस अपने ऊंचे ओहदे का रौब दिखाते हो। याद रखो, शू परिवार के बुजुर्ग अभी जीवित हैं। जब किताब से नुकसान होगा, हम पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकाएंगे। नीजा ने अपना आग्नेय बर्छा उठाया और अपने पिता की ओर झपटा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सभी का स्वागत है कहानी की पुस्तक खरीदने के लिए। नीजा का अवतरण। अरे अरे अरे, छीनो मत छीनो मत। ये 3 सज्जन यही हैं नीजा का अवतरण के लेखक। माँ, मालिक, पत्र आया है। बिंगवेन और उनके साथियों ने यह कहानी की पुस्तक लिखी है। यह तो राजधानी तक बिक चुका है। मालिक को पता चल गया कि बिंगवेन अब कामयाब हो गया है। वे बेहद खुश हैं। वापस आने की जिद कर रहे हैं। खुश होने की क्या बात है? उस ये मिंग ने कानून में खामी का फायदा उठाया। किताब पर सिर्फ साहित्यिक नियोजक का नाम लिख दिया। अभी उसकी धूम मची हुई है। कितने ही बड़े अधिकारी और नामी लोग, विद्वान और सज्जन, सब उस जादूगर को देखने आना चाहते हैं। अब दिलों में उमंग जाग गई है। फिर तो रोकना मुश्किल होगा। माँ, ये मिंग सचमुच असली प्रतिभा का धनी है। फिर हम एक सहज उपकार कर देते हैं। उसकी दास्तां मुक्त करवा देते हैं। फांग ही एक दिन उच्च पद पालेगा। फांग ही बाई बाद में उच्च पद पालेगा तो हमारे शू परिवार का एहसान भी याद रखेगा। बेवकूफ, वह गुलाम कब तक गुलाम ही रहेगा? उसे ताकत मिलने दो। वह मालिक को एक निगल में ही निगल जाना चाहता है। कृतज्ञता की तो बात ही क्या। मां का सबक सही है। 1 महीने में ही तो छात्र परीक्षा है। इस दौरान ये मिंग को अवश्य युवराज की पढ़ाई में मन लगाकर सहायता करने दो। अब समय आ गया है।
उसे ठीक कर दो। माता जी कृपया स्पष्ट करें। बड़ी साहिबा जी का विवाह शीघ्र ही होने वाला है। ये परिवार की दूसरी पुत्री हैं। यह बड़ी साहिबा जी की निजी दासी है। तो फिर उसी से शुरुआत करते हैं। जी। माँ पापा, भैया मैं आ गया हूं। दीदी भी आ गई हैं। आप लोगों को क्या हुआ है? यह क्या है? बड़ी बेटी का विवाह कई परिवार के बड़े बेटे से तय हुआ है। शु परिवार ने स्पष्ट रूप से तुम्हारी दीदी का नाम लिया है। दहेज के साथ जाऊंगी क्या? यह मैं नहीं मानती। मिन भैया, मैंने तय कर लिया है। चाई परिवार बहुत धनी है। मैं शादी करके जाऊंगी। हमारे घर का भी गुजारा आसान हो जाएगा। यह दहेज का बहाना है। असल में तुम्हें रखैल बना रहे हैं। पूरा शहर जानता है। वह कई एक बदमाश है। शराब जुआ सब करता है। तुम वहां दहेज में जाओगी तो जीवन कैसे सुधरेगा? मिन भैया, तुमने कहा था कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, राज परीक्षा देनी है। हमारे ये परिवार का वंशवृक्ष फिर से शुरू करना है। अभी तो इतने पैसों की जरूरत है। मेरी शादी कर दो। घर में एक पेट कम पलता है और कई परिवार हमें कुछ पैसे भी देगा। बस तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाए मिन भैया। दीदी जो भी करें वह सही है। सही है? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी देकर इसे सही साबित करोगे? तुम मेरी दीदी हो, एक जीती जागती इंसान। कोई चीज नहीं जिसे पैसों से खरीदा बेचा जाए, और न ही कोई खिलौना जो किसी राजकुमार को खुश करने के लिए हो। दीदी बेटी होती है। पुराने जमाने से क्या सारी बेटियां ऐसी नहीं होती? बकवास है यह पुराना जमाना। क्यों सिर्फ पुराने जमाने से? इसका मतलब बेटी की कुर्बानी, बेटे की खातिर, मां बाप, बड़े भाई, दीदी। अगर ये परिवार का इतिहास दीदी के आंसू और शरीर पर निर्भर है तो ऐसा इतिहास बेकार है। ये परिवार का नया इतिहास हमारे पूरे परिवार पर निर्भर करेगा। हड्डी टूटे पर नस जुड़ी रहती है। हम सब मिलकर इसे बनाएंगे। कीचड़ से बाहर निकलो। अरे, सब यहां हैं। मां, मिस ये, मेरे साथ चलो। मेरी दीदी की शादी नहीं होगी। कृपया वापस जाए। हम शादी करोगी या नहीं? यहां तेरी क्या चलती है? एक नौकरानी होकर दहेज तो दे दिया गया है। अगर तर्क करना है तो अपने मालिक के पास जाओ। जल्दी से मेरे साथ चलो। दीदी, दीदी, दूर हटो। रास्ते से हटो। मेरे परिवार को नुकसान मत पहुंचाना। हिलना मत। रास्ते से हटो। मेरे साहब को इंतजार मत कराओ। असल में अब मैं सफल हो गया हूं। शु परिवार को डर है कि मैं आज्ञा नहीं मानूंगा। वे इस मौके का फायदा उठाकर मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। शु परिवार बार बार दबाव डाल रहा है। मैंने अपने परिवार की रक्षा के लिए लगातार समझौते किए, लेकिन अब उन्होंने हद पार कर दी है। अगर मैं फिर सहन करूंगा मेरा तो सारा जीवन बर्बाद हो गया। बड़े भाई, माता पिता का ख्याल रखना। तुम कहां जा रहे हो? शराब तक ठीक से नहीं डाल सकते। यह तो तुम ही हो। मुंह भी लड़ाते हो। यह मत सोचना कि तुम्हारा भाई शु परिवार के लिए एक नाटक लिखा, थोड़ी प्रसिद्धि मिल गई तो सब कुछ बदल सकता है। नौकर हमेशा नौकर ही रहता है। मैं तुम पर दया दिखा रहा हूं, इसलिए तुम्हें नौकरानी चुना। बस अच्छा व्यवहार करो। फिर सही समय आने पर मैं तुम्हें अपनी छोटी बीवी बनाऊंगा। छे, कौन बनेगी तुम्हारी छोटी बीवी? अरे बाप रे, जान में जंग खूब है। मुझे पसंद है। अगर तुम नहीं बनना चाहती मेरी छोटी बीवी तो आज मैं अपने सभी भाइयों को कुछ अद्भुत दिखाऊंगा। रुको, मेरी दीदी को छोड़ दो। मिंग, जल्दी भाग जाओ। तुम वही प्रतिभाशाली ये मिंग हो
प्रतिभाशाली कहना ठीक नहीं, मैं तो बस एक पढ़ने वाला हूं। तुम लोगों जैसे बेशर्मों से वह कपड़े पहने जानवर से अलग है। धृष्टता, मैं जिन्नान शहर का सर्वश्रेष्ठ विद्वान हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जानवर कहने की? दिनदहाड़े इतना गंदा काम करते हुए। अगर जानवर नहीं तो और क्या है? इन हम्फ, तेरी ज़बान बहुत चलती है। मैं तुझे ढूंढ ही रहा था और तू खुद ही मेरे सामने आ गया। सब कहते हैं तू प्रतिभाशाली है, तो मेरे साथ प्रतियोगिता करके दिखा। अगर तू जीत गया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तैयार हूं, बताओ कैसे लड़ेंगे? जल्दी मत करो। अगर तुम हार गए तो सबके सामने मेरी टांगों के नीचे से गुजरोगे, फिर हमेशा के लिए नौकर बनकर रहोगे। अब से पढ़ाई छोड़ दूंगा। नहीं मिंग भैया, ऐसा मत करो, जल्दी भागो। कोई बात नहीं दीदी, यह तय हुआ। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमान काई के साथ काव्य प्रतियोगिता करने की? यदि चाई साहब न होते तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछली छात्र परीक्षा छूट जाती। चाई साहब पहले ही उत्तीर्ण हो चुके हैं। तुमने बस एक कहानी लिखी है, वह तो अंतः प्रदर्शनीय नहीं है। अरे, मेरा मुख्य स्वभाव तो गर्वीला है, प्रतिभा होते हुए भी अवसर न मिलना। यदि मैं हाथ खींच लूं तो शायद मैं बहुत पहले ही सफल हो गया होता। मंत्री तक बन सकता था, कौन जाने। बकवास बंद करो, बताओ कैसे मुकाबला करेंगे? विद्वानों की प्रतियोगिता स्वाभाविक रूप से कविता और दोहे से होगी। मैं यह मदमस्त परी महल से एक शीर्षक पंक्ति देता हूं। यदि तुम नीचे की पंक्ति बता सको तो तुम्हारी जीत मानी जाएगी। कृपया पंक्ति सुनाओ। झूठा सच, सच्चा झूठ, बाहर बसंत भीतर मेहमान। अद्भुत जोड़ी है। देखते हैं तुम कैसे सामना करते हो। सोने और श्रृंगार की चमक, मंच पर प्रेम, मंच के नीचे धन। नाचते नाचते झुक गई बेंत चंद्रमा मंडप के मध्य में। गाते गाते थक गए आड़ू के फूल, पंखे के नीचे हवा। दीवार के किनारे का सरकंडा, सिर भारी पैर हल्के, जड़े छिछली। पहाड़ों में पुरानी बांस की कलियां, मुंह तेज, चमड़ा मोटा, पेट खाली। कैसा लगा? तीनों जोड़े मैंने पूरे कर दिए। अब क्या कहना है? इस दुनिया में कोई अप्रतिभाशाली नहीं होता। प्राचीन कहते हैं ईश्वर ने हर किसी को एक उद्देश्य दिया है।